त्रिपाठी आपका एमएससी लक्ष्य एकेडमी सतना में स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले बार हम लोगों ने आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में चर्चा की थी। आज एक ऐसी ही महान विभूति, आज जिनका जन्म दिवस है 14 अप्रैल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। तो मैंने सोचा उनके उनका जो जीवन दर्शन है उसके बारे में भी हमें चर्चा करना बेहद ही आवश्यक है। इसलिए आज हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में चर्चा करें। मित्रों, यह सुंदर सा चित्र आप उनका देख रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। और उनके जीवन के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं हम अपनी पीपीटी में आपको कंटिन्यूअस देंगे। पहले थोड़े से उनके विचारों के बारे में हम चर्चा कर लें, उसके बाद में उनके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो आपको कंटिन्यूअस में आपको बताते रहूंगा। मित्रों, जैसे आप सबको पता होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। महू कहाँ पे है? इंदौर जिले में। अपने पिता की 14वें संतान, 14 संतानों में सबसे छोटे थे। उनके पिताजी इंडियन मिलिट्री में कार्य करते थे। उनके कोई भी भाई बहन किसी को भी शिक्षा प्राप्त हुई नहीं। वे एक दलित जाति से थे। तो लगभग दलित जाति का जो वर्ग था हमारे देश में मध्यकाल से लेकर के शिक्षा से लगभग वंचित रहा। लेकिन चूंकि उनके पिताजी आर्मी में थे और एक अच्छे पद में थे, इस कारण उन्हें स्कूल जाने का मौका मिला। लेकिन जैसे वो स्कूल जाते हैं अपने भाई के साथ, हाँ एक बात और, उनके एक भाई थे, उनके साथ में वो स्कूल जाया करते थे। महू की ही बात है। लेकिन वहां पे भी स्कूल में भी उनको बहुत सारी असमानताओं का सामना करना पड़ा। जब वो स्कूल जाते थे तो उनको समान विद्यार्थियों के साथ में बैठाया नहीं जाता था। कहा जाता था कि आप एक अलग से अपना बोरा लेकर के आइए और उसमें आप अपने भाई के साथ में बैठिए। तो अम्बेडकर जी जाते थे अपने भाई के साथ में, अपना एक अलग बोरा लेकर के जाते थे और वहां पर जाकर के शिक्षा ग्रहण करते थे। मित्रों, कहा जाता है, उन्होंने अपनी जीवनी में खुद भी बताया है कि जब उन्हें प्यास लगती थी वहां पे पानी पीने के लिए घड़े हुआ करते थे, सार्वजनिक घड़े हुआ करते थे। लेकिन उन घड़ों का पानी उपयोग करने की इजाजत उन्हें नहीं होती थी। उनके लिए स्कूल में एक अलग से घड़ा रखा जाता था और उस घड़े को भी वो छू नहीं सकते। जब उन्हें प्यास लगती थी तो स्कूल का जो प्यून हुआ करता था, जो चपरासी होता था, वो उनको ऊपर से ऐसा पानी डाल करके पिलाता। कभी कभी ऐसा होता था कि जब प्यून नहीं आती थी, भले ही उनको प्यास लगी हो, दिन भर वो प्यासे ही रह जाते। तो एक ऐसी असमानता उन्होंने शुरुआत से अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने अनुभव किया। आज हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं, अंबेडकर जी ऐसे थे, अंबेडकर जी वैसे थे, या अन्य वैसे वर्गों के लोग। परंतु जो जिस समस्या से ग्रस्त होता है, जो जिस समस्या से सामना करता है, उसे ही उसका मर्म जो होता है वो पता होता है। तो अम्बेडकर जी ने ये सब चीजों को सहा, समझा, जाना और उसके बाद उन्होंने अपने आंदोलन को, अपने विचारों को एक नया रूप दिया। अम्बेडकर जी प्रतिभाशाली थे। उनके जो भाई साथ में जाते थे उनकी पढ़ाई तो बीच में ही बंद हो गई। लेकिन उनके जीवन का जो सबसे बड़ा मौका मिला वो बड़ौदा के महाराजा के द्वारा मिला। एक छात्रवृत्ति के द्वारा वो अमेरिका चले गए पढ़ने, कोलंबिया विश्वविद्यालय, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए। वहां पे उन्होंने स्नातकोत्तर की उपाधियां प्राप्त की। मित्रों, मैं आपको बता दूं, अम्बेडकर जी के समान पढ़ा लिखा उस जमाने में शायद ही कोई व्यक्ति इस भारतवर्ष में रहा होगा। 32 डिग्रियां थी उनके पास। इतिहास, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, कई विषयों में स्नातकोत्तर की उपाधियों के साथ साथ में आज मुश्किल हो जाता कि एक विषय में हम पीएचडी कर ले। 4 पीएचडी की डिग्रियां थी उनके पास। कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ने के बाद वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी करने के लिए गए और उन्होंने वहां से पीएचडी की। आपको मैं बताना चाहूंगा, जब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वो पीएचडी करने के लिए गए थे, उस पीएचडी के लिए उनको 8 वर्ष का समय लगता। लेकिन अपनी मेहनत से, अपने श्रम से रोज 20-20 घंटे, 21-21 घंटे उन्होंने मेहनत की और वो 8 वर्ष की पीएचडी को उन्होंने सिर्फ 2 साल 3 महीने में कंप्लीट कर ली। तो ये था उनका लगन, ये थी उनका जुझारूपन। महाराजा बड़ौदा की फेलोशिप में, छात्रवृत्ति में वहां पे पढ़ने गए थे।
तो उनकी शर्तों में भी था कि जब वो वहां से आएंगे तो महाराजा बड़ौदा के लिए ही स्टेट में वो सर्विस करें। एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि उनको एक स्टेट सर्विस का ऑफिसर बना दिया। जैसे आजकल आप देखते हैं जो पीएससी की एग्जाम होती है ना, पीएससी में जो स्टेट सर्विस के ऑफिसर होते हैं, तो इस प्रकार से एक अच्छा पद उनको दिया गया यहाँ पर। लेकिन जब वो कार्यस्थल पे गए, नागपुर में भी गए, बड़ौदा में भी रहे कार्य के दौरान, तब भी उनको उस समय, जबकि उस समय इतने पढ़े लिखे हो चुके थे ऑलरेडी, तो भी उनको वहां पर कई प्रकार की असमानताओं का सामना करना पड़ा। कहते हैं कि नागपुर में एक बार जब वो घर ढूंढ रहे थे अपने रहने के लिए, तब जब उनसे कोई पूछता था कि आप किस जाति के हो, घर देने के पहले लोग इंट्रोडक्शन लेते हैं, सामान्य सी बात है। तो जब वो घर ढूंढ रहे थे, तो जब वो बताते थे कि मैं महार जाति का हूं, तो उनको सभी घर देने से इनकार कर दिया। एक बार उन्होंने अपने ही बायोग्राफी में लिखा है कि एक बार मैं घर ढूंढ रहा था और एक व्यक्ति ने मुझसे कुछ बिना कुछ पूछे मेरे को घर दे दिया। अब जब उन्होंने घर दे दिया तो अपनी जाति को क्यों बताते, नहीं बताए हो गया वो वहां पे अपने एक मित्र के साथ में रहने लगे। कुछ दिनों की बात थी, कहते हैं कि मैं सुबह सुबह मेरी नींद खुली, कुछ कोलाहल हुआ वहां पे, तो उस कोलाहल के कारण मेरी क्या होती है, नींद खुलती है। नींद खुलती है तो मैं देखता हूं कि बाहर गंडासे लिए हुए, फरसा लिए हुए, कुल्हाड़ी लिए हुए एक भीड़, एक उग्र भीड़ उनकी जान लेने पर उतारू खड़ी थी। और साथ में वो जो मकान मालिक, जो जाति नहीं पूछा, तो वो भी उनके साथ में शामिल था। उसने कहा कि तूने मेरे घर को अपवित्र कर दिया है। हो गया कैसो भी करके, अब इनके कुछ दोस्त थे, उनके सहायता से पीछे कोई गुप्त रास्ता रहा होगा, उस रास्ते से वो जान बचा कर भागे। नहीं, संभवतः उसी दिन पता नहीं क्या हो जाता। एक ऐसी ही रोचक घटना और भी वो बताते हैं कि एक बार एक नदी थी, उस नदी के उस पार जाना था। वहां पे गाड़ियां चलती थी पहले, टांगे गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ये सब चला करती थी। तो उनको ले जाने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था। आखिरी में एक कोई बंदा था, वो तैयार हो जाता है उनको ले जाने के। जब वो नदी को पार करा रहा था, तो उसकी गाड़ी का जो पहिया था वो निकल जाता है और वो मरते मरते वहां पर वो बचे। बाद में उन्होंने बताया कि वो जो पहिया निकला, वो प्री प्लान, सुनियोजित उनका एक प्लान था, उनको जान से मारने का एक अटेम्प्ट था, एक प्रयास था। तो इस प्रकार से उन्होंने कई घोर असमानताओं का सामना अपने जीवन में किया। मित्रों, 21 वर्ष तक उन्होंने दुनिया के भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों का अध्ययन किया। अर्थशास्त्र से लेकर के दर्शन शास्त्र से, वेदांत से लेकर के हर चीज का उन्होंने ज्ञान प्राप्त। उन्होंने सिर्फ दलित उद्धार की ही सिर्फ चर्चा नहीं की, उन्होंने महिला असमानता, महिलाओं को समानता दिलाना, श्रमिकों को उनका अधिकार दिलाना और भिन्न भिन्न मुद्दों पर भी उन्होंने चर्चा की। तो ऐसा नहीं कि अंबेडकर जी का नाम जो है सिर्फ दलित उद्धार के लिए इस देश में लिया जाता है या संविधान के एक निर्माता के रूप में लिया जाता है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आप उनके कंट्रीब्यूशन को देख सकते हैं। एक बहुत बड़े स्कॉलर थे वो। अगर अम्बेडकर अम्बेडकर जी फ्रांस की क्रांति से काफी प्रभावित। फ्रांस की क्रांति के 3 शब्द, स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, और इन्हीं 3 चीजों के लिए वो संघर्ष किया उन्होंने पूरे जीवन भर। उन्होंने कहा कि मित्रों, वे इतिहास नहीं बन सकते जो इतिहास भूल जाते हैं। मैं ना तो इतिहास भूला हूं, और उन्होंने कहा कि हमें, उन्होंने अपने बारे में कहा कि मैं मूर्तियों में नहीं, किताबों में हूं। मैं कहा नहीं, मैं मूर्तियों में नहीं। आज देखिए, अगर आप दुनिया में अगर देखेंगे, सबसे अधिक जो स्टैच्यू है अंबेडकर जी के ही आपको दिखाई देंगे। उन्होंने अपने बारे में स्वयं कहा कि मैं मूर्तियों में नहीं हूं, मैं कहां पे हूं, मैं किताबें में हूं। मुझे पूजने की नहीं, मुझे पढ़ने की जरूरत है। आप उनका जो विचार दर्शन है, जो जीवन दर्शन है, उनका जो अध्यात्म है, उनका भिन्न भिन्न विषयों पर जो भी मत है, तर्क है, आप उन्हें पढ़िए, तब आप उन्हें समझ पाएंगे कि वे क्या चीज है और उन्हें उन्हें एक वर्ग के लिए इतना संघर्ष क्यों किया। उन्होंने जाति व्यवस्था का विनाश की किताब भी उन्होंने लिखी। उसमें उन्होंने स्पष्ट किया, जैसे हम पिछले एपिसोड में आपको स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में बताए,
तो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी जयनंद दयानंद सरस्वती ने जाति प्रथा की बड़ी घोर निंदा की, छुआछूत की निंदा की। उन्होंने कहा था वर्ण व्यवस्था हो लेकिन वो कर्म पे आधारित हो। अंबेडकर जी ने जाति व्यवस्था की निंदा की। उन्होंने भी शुरुआत से वैदिक शास्त्रों से लेकर के अब तक की बात कही कि शुरुआत में तो यहाँ पर जो है जाति व्यवस्था छुआछूत नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, समाज में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, अपने अधिकारों को स्थापित करने के लिए जन्म के आधार पे इस जाति व्यवस्था को जन्म दे दिया, जिसे हमें खत्म करना बेहद आवश्यक है। लेकिन मित्रों, यहाँ के समाज में रहते रहते उनको एक चीज समझ में आ गई कि जाति व्यवस्था इतनी रच बस गई है इस समाज में, इतनी जड़ता आ चुकी है कि इससे मैं शायद इस हिंदू समाज में रहते हुए इस जाति व्यवस्था को समाप्त करना मेरे बस की बात नहीं। और उन्होंने कहा कि अगर मैं पढ़ा लिखा हूं तो मैं अपने लोगों को कुछ दे करके जाऊं। उन्होंने ये कहा कि अगर राष्ट्र और मेरी अगर बात आए तो राष्ट्र मेरे लिए सर्वोपरि होगा, लेकिन अगर मेरे लोगों की बात आएगी तो मेरे लोग मेरे लिए क्या होंगे, वो सर्वोपरि। तो उन्होंने अपने लोगों के लिए, जो एक समाज का वंचित वर्ग था, जो शोषित वर्ग था, जो पिछड़ा वर्ग था, जो सबसे कटा हुआ था, उनके अधिकारों के लिए जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया। ये चीज संविधान से लेकर के बहुत सारे जो कानून हमारे देश में बने, उन सब में ये बातें उनकी आपको दिखाई देंगी। अंबेडकर, उन्होंने कहा, एक बड़ी खास बात उन्होंने कही, जब हिंदू धर्म से उनका मोह भंग हो गया, वो समझ गए कि जाति व्यवस्था को समाप्त कर पाना शायद उनके बस की बात यहाँ पर नहीं है। जान गांधी जी और अंबेडकर जी में काफी मतांतर रहा, काफी मतभेद रहा इसी विषय को लेकर। गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कभी भी जाति व्यवस्था का विरोध नहीं किया। वैष्णव जन तो तेड़े कही, हमेशा वैष्णव बने रहे हो तो। लेकिन हाँ, गांधी जी ने भी छुआछूत का भारी विरोध किया और शुरुआत में तो बहुत बड़े समर्थक भी थे जाति व्यवस्था के। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था अनिवार्य है, अपरिहार्य है। यहाँ तक कि शुरुआत में तो गांधी जी ने इंटरकास्ट मैरिज का भी विरोध किया कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं होनी चाहिए। हालांकि बाद में 1932 के बाद में उनके सारे जो विचार थे, वो विचार भी बदले गांधी जी। तो गांधी जी और अंबेडकर में इस जाति व्यवस्था को लेकर के मत तय की स्थिति रही। कभी भी एक मत वो दोनों आपस में हो नहीं पाए। तो अंबेडकर जी ने कहा था कि मैं जन्म तो एक हिंदू परिवार में लिया हूं, ये मेरी गलती नहीं है, लेकिन अगर मैं मरा हिंदू में, हिंदू होते हुए, तब ये मेरी गलती होगी और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और इसी कारण गांधी जी ने उनको समझाया कि अंबेडकर जी आप ऐसा मत सोचो, हम लोगों को समझाएंगे, लोगों के हृदय को परिवर्तित करेंगे। ये जो जाति व्यवस्था इतनी कठोर हो चुकी है, इतनी जड़ हो गई है, छुआछूत है, अस्पृश्यता, इसका मैं भी बड़ा घोर विरोधी हूं। और आप हिंदुओं से अपने आप को अलग करने की बातें बिल्कुल मत कीजिए। हम लोगों को समझाएंगे, उनके हृदय को, उनकी भावनाओं को, उनके मस्तिष्क को बदलेंगे। लेकिन अंबेडकर जी ने कहा, गांधी जी आपसे नहीं हो पाएगा, है इतना बड़ा देश है, इतने सारे मठाधीश यहाँ बैठे हुए हैं, कैसे आप बदल पाओगे उनकी विचारधारा। मैंने देखे हैं इस देश में बहुत सारे बहुत बड़े बड़े लोगों ने अच्छे बड़े बड़े आंदोलन खड़े किए। ब्रह्म समाज भी तो इसीलिए बना था। राजा राम मोहन राय भी तो जाति व्यवस्था का उन्होंने विरोध किया, क्या हुआ? स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने भी जाति व्यवस्था, छुआछूत का विरोध किया कि नहीं होना चाहिए। एक बहुत बड़े हमारे वेदांत दर्शन के, नियो वेदांत के फाउंडर आए स्वामी विवेकानंद जी। इतने महान महान विचारों को उन्होंने जन्म दिया, लेकिन विचार तो सिर्फ विचार बन करके रह गए ना। धरातल पे क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए गांधी जी, अब मैं हिंदू नहीं रहूंगा। और मित्रों, अपनी मृत्यु के ठीक 2 महीना पहले नागपुर की दीक्षा भूमि में अपने 14 लाख समर्थकों के साथ में उन्होंने अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। उन्होंने कहा था कि मैं अगर मरा हिंदू के रूप में तो मेरी गलती होगी। उन्होंने अपनी गलती को सुधारा। अंबेडकर अंबेडकर जी बौद्ध बन गए। ये दुनिया का सबसे बड़ा धर्मांतरण था। लेकिन अंबेडकर जी ने, मैंने जैसा आपसे पहले बताया कि बहुत सारे धर्मों का उन्होंने अध्ययन किया और बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। 9 भाषाओं का ज्ञान था उनके पास में। 32 डिग्रियां थी, 30 से अधिक किताबें लिखी उन्हें, अथाह ज्ञान था। जब उनके जैसा ज्ञानी आदमी इस समाज
से त्रस्त होकर के ऐसा कर रहा था, तब आप सोचिए कि क्या स्थिति आ रही। हमने एक वर्ग को, जो हमारे शरीर का एक अंग है, उसको हम मनुष्य मानने से जब इनकार कर देंगे, तो मित्रों यही दशा हो। तो उन्होंने सारे जीवन इस मानवता की स्थापना के लिए उन्होंने काम किया। हाँ, अम्बेडकर जी ने पहले सोचा कि मैं वास्तव में कौन सा धर्म ग्रहण करूं। इसके बारे में भी कई विचार हैं। शुरुआत में सिख धर्म से काफी प्रभावित थे, सिखिज्म की ओर जाना चाहते, लेकिन सिख धर्म के कुछ सिद्धांत जो थे हिंदुओं से भी काफी कुछ मेल जोल खाते हुए उनको ऐसे लगे, तो उन्होंने फिर सिख धर्म की जगह फिर बौद्ध धर्म दर्शन से काफी प्रभावित होते हैं। लेकिन दोस्तों, बौद्ध धर्म में भी उन्होंने काफी सुधार किया। देखिए, बौद्ध धर्म की दो शाखाएं होती हैं, आपको पता होगा। एक हीनयान, महायान, जो प्राचीन शाखाएं, जिसमें लगभग आज दुनिया में अगर आप देखें तो लगभग 70% जो लोग हैं महायान शाखा के फॉलोअर हैं। अंबेडकर जी ने वास्तव में बौद्ध धर्म की कई बातों को खारिज कर दिया। बौद्ध धर्म का जो एक सबसे बड़ा सिद्धांत है, जो गौतम बुद्ध के द्वारा बताया गया था, चार आर्य सत्य: दुख दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये चार आर्य सत्य कहलाते हैं। अंबेडकर जी ने कहा, इन चार आर्य सत्यों को मैं नहीं मानता। बुद्ध को विष्णु का रूप मैं नहीं मानता। जो उनका मध्यम मार्ग था, जो उनका जीवन दर्शन था, वो उससे ज्यादा प्रभावित बुद्ध दर्शन से। जो समाज की समानता पर उन्होंने बल दिया, जो जाति व्यवस्था, छुआछूत का जिन्होंने विरोध किया, इन सब चीजों से काफी वो प्रभावित। जो आम जनता को निकट करता था, एक दूसरे से जोड़ता था, और एक मानव के रूप में एक व्यक्ति को स्थापित करता था, ना कि एक पशु के रूप। तो वास्तव में जब उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म को जब उन्होंने ज्वाइन किया, बौद्ध धर्म में दीक्षा लिया उन्होंने, वो दीक्षा भूमि कहलाती है नागपुर में, अपने 14 लाख समर्थकों के साथ में, तो उन्होंने बौद्ध धर्म की एक नई शाखा को ही विकसित कर दी, जिसको कहा जाता है हीनयान महायान के बाद में नवयान, या उसी को कई लोग अंबेडकर यान भी कह देते हैं। और जो आजकल अंबेडकर वाद के रूप में भी, अंबेडकर यान के रूप में भी काफी प्रसिद्ध है। तो मित्रों, ये कुछ अंबेडकर जी की जीवन की घटनाओं से संबंधित बातें थी। आपको मालूम है, हमारे देश में संविधान सभा का जब निर्माण हुआ, संविधान सभा में सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति यही थे। संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे डॉक्टर बी एन राव, वही एक ऐसे व्यक्ति थे जो अंबेडकर जी के आसपास ज्ञान के मामलों में ठहरते थे। अब बाकी सब उनसे काफी नीचे थे, नॉलेज की दृष्टि से अगर देखा जाए तो। लेकिन संविधान सभा 389 लोगों की एक सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो संविधान निर्माण करने के लिए गठित की गई। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति का योगदान कम नहीं है। 389 लोगों ने मिलकर के इस देश के संविधान की रचना की। लेकिन हम संविधान का जो शिल्पी है, आर्किटेक्ट है, वो किसे कहते हैं? डॉक्टर अंबेडकर साहब को कहते हैं। क्यों? देखिए, संविधान सभा में कई समितियों का निर्माण किया गया। उसमें एक कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति या मसौदा समिति कहते हैं। तो मसौदा समिति में भी अंबेडकर जी के अलावा और भी 7 मेंबर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी का मुख्य काम ये क्या होता था कि संविधान में कौन सी बातों को किन स्थानों पे लिपिबद्ध किया जाए। तो संविधान का पूरा ड्राफ्ट लिखने का काम जो था ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा किया गया, जिसके चेयरमैन डॉक्टर साहब। इसीलिए हम डॉक्टर साहब को संविधान का क्या बोल देते हैं? निर्माता की हम उपाधि देते हैं, क्योंकि पूरा सजाने का काम, उसके ड्राफ्ट लिखने का काम किसने किया? डॉक्टर साहब के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा किया गया। इसलिए कहा जाता है उनको संविधान का पिता कहा कहते। ये कुछ बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें थी डॉक्टर साहब के बारे में। लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजों, मैंने कहा कि सिर्फ वो अछूतोद्धार के लिए उन्होंने काम नहीं किया, और भी बहुत सारे बातों के लिए काम किया। अगर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना 1935 में हुई, उन्होंने, उनका एक पीएचडी में सब्जेक्ट था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। उनकी इसी थीसिस के आधार पर हिल्टन यंग कमेटी के द्वारा 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कराने में भी डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा। आरबीआई के अलावा हमारे देश में जो वित्त आयोग, जो केंद्र
राज्य के मध्य में राजस्व का बंटवारा करता है। तो वित्त आयोग के गठन में भी डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा। संविधान सभा के बाद में हमारे देश के पहले कानून मंत्री, विधि मंत्री डॉक्टर साहब बने। 1951 में महिलाओं को डॉक्टर अंबेडकर का बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए, भले वो किसी भी वर्ग की महिलाएं हों। हिंदू कोड बिल के लिए उनका बड़ा डिस्प्यूट हुआ नेहरू के साथ। हिंदू कोड बिल 1951 में लाया गया संसद में। एक ऐसा बिल था जो महिलाओं की समानता की बातें करता था, चाहे उत्तराधिकार का मामला हो, समानता का मामला हो, चाहे तलाक का मामला हो। तो समानता के अधिकार से संबंधित ये हिंदू कोड बिल था। दुर्भाग्य से संसद में आया लेकिन ये पास नहीं हो पाया, और इसी बात से दुखी होकर के डॉक्टर साहब ने जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। हालांकि फिर बाद में जाकर के ये हिंदू कोड बिल पास हुआ। महिलाओं को जो प्रसूति अवकाश दी जाती है, कार्य करने वाली महिलाओं को, जो वर्किंग लेडीज होती हैं, वो भी डॉक्टर साहब के प्रयासों के द्वारा ही मैटरनिटी बेनिफिट लीव हमारे देश के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में आया। कॉन्स्टिट्यूशन का विधि बना करके उसको लाया गया। श्रमिकों का जो काम करने का घंटा है, पहले श्रमिकों को 12-12 घंटे, 14-14 घंटे काम करना पड़ता था। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, और उन्होंने जो श्रमिकों को आज 8 घंटे काम करने की जो निर्धारित अवधि होती है, वो डॉक्टर अंबेडकर के बदौलत ही है। नहीं तो पहले 12-12 घंटे काम करने पड़ते थे। आर्थिक विकास के लिए भी उन्होंने बहुत सारे काम किए। आज हमारे देश में भाखड़ा नांगल डैम प्रोजेक्ट, हमारे देश की जो पहली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है डीवीसी, ये तमाम परियोजनाएं अंबेडकर जी के सपने थे। उन्हीं के व्याख्या के आधार पे इन सब का निर्माण हुआ। वैसे बहुत सारे और भी काम हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में। संविधान में तो आपने देखा ही है उनका पूरा का पूरा जो वर्क है। तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आप उनके कंट्रीब्यूशन को देख सकते हैं। मित्रों, यहाँ पे हम डॉक्टर अंबेडकर जी के संबंध में जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, यहाँ पे आखिरी में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। देखिए, उनके जन्म, इसको आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये सब महत्वपूर्ण एग्जाम्स में आती रहती हैं। जन्म 14 अप्रैल 1899 मऊ, मध्य प्रदेश, इंदौर जिले में पड़ता है, यहाँ पर। मृत्यु 6 दिसंबर 1956। कई प्रकार के रोग थे उनको, डायबिटीज बहुत ज्यादा उनका बढ़ चुका था, और साथ ही आर्थराइटिस से भी काफी ग्रस्त थे। तो मेजर जो है मुख्य रूप से डायबिटीज के कारण ही उनकी डेथ होती है। 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में मृत्यु हुई थी। लेकिन उनकी समाधि कहाँ पे है? चैत्य भूमि कहाँ पे है? मुंबई में। समाधि स्थल चैत्य भूमि कहाँ पे? मुंबई। पिता रामजी मालोजी सकपाल थे, माता भीमाबाई थी, पत्नी रमाबाई थी। रमाबाई की मृत्यु हो गई थी, बाद में स्वास्थ्य कारणों से डॉक्टर थी, डॉक्टर सविता अंबेडकर, उनसे इनका विवाह हुआ। शिक्षा की अगर बात करें तो पहले तो शुरुआत में महू में ही उन्होंने पढ़ा, प्रारंभिक जो स्कूली शिक्षा थी। बाद में एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई पहुंचे। एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में पहले दलित विद्यार्थी थे जिनको प्रवेश दिया गया था। तो एल्फिंस्टन कॉलेज कहाँ पे? मुंबई। इसके अलावा कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका का है, महाराजा बड़ौदा की फेलोशिप में यहाँ पे गए, पीएचडी भी किया उन्होंने वहां पे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी व पीएचडी की कुल 32 डिग्रियां थी उनके पास में, जिसमें 4 विषय में तो पीएचडी, हालांकि उसमें एक मानद पीएचडी थी, उस्मानिया विश्वविद्यालय के द्वारा उनको मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। यहाँ पे हमने कुछ चित्र आपको, यहाँ पे अंबेडकर जी से संबंधित कुछ चित्र भी आप लोग देख लीजिए, जिसमें उनकी जन्मभूमि है, जो कि कहाँ पे है? महू, मध्य प्रदेश में। इसके नीचे आपको यहाँ पे दिखाई देगी दीक्षा भूमि, जहां पे मैंने आपसे बताया कि अपने 14 लाख समर्थकों के साथ में डॉक्टर साहब बौद्ध धर्म को उन्होंने ग्रहण किया था, और एक नए बौद्ध धर्म के संप्रदाय या कहना चाहिए शाखा या पंथ की स्थापना की, जिसको क्या कहा जाता है? नवयान या अंबेडकर यान। ये है दीक्षा भूमि। ये उस अवसर का चित्र है जब उन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा ग्रहण की, 1956 में। मृत्यु से ठीक 2 माह पहले की बात है। ये इनका समाधि स्थल है चैत्य भूमि, चैत्य भूमि मुंबई, जहां बाबा साहब का अंतिम संस्कार हुआ।
ये चैत्य भूमि का दृश्य है मित्रों। उन्होंने कई संगठनों की स्थापना की देखिए, जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी या स्वतंत्र लेबर पार्टी, इंडियन रिपब्लिकन पार्टी, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, समता सैनिक दल, डिप्रेस्ड क्लासेस एजुकेशन सोसाइटी, अखिल भारतीय महार सभा, महार जाति के महार आंदोलन स्थापित किया। उन्होंने कई समाचार पत्र जिसमें मूक नायक, प्रबुद्ध भारत, जनता, बहिष्कृत भारत, समता, वैसे उनके जो न्यूज़पेपर थे मराठी भाषा में थे मेजर। ये मूक नायक, प्रबुद्ध भारत, जनता, बहिष्कृत भारत, समता, ये उनके समाचार पत्रों के नाम है। उसके बहुत सारी यहाँ पे कुछ ही पुस्तकों मैंने नाम लिखे हुए हैं। पुस्तक में देखिए हु बेयर शूद्राज, अनटचेबल, रनाडे, गांधी एंड जिन्ना। कार्ल मार्क्स से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स ने शोषितों के खिलाफ पूरी दुनिया को जागृत किया था, समानता की बात करी थी। तो बुद्धा और मार्क्स की तुलना उन्होंने एक पुस्तक में की है, बुद्धा एंड मार्क्स। वेटिंग फॉर द वीजा उनकी बायोग्राफी कहलाती है। एक बार वीजा के लिए उनको कितना लंबा इंतजार करना पड़ा था, उसके बारे में भी इसमें वेटिंग फॉर द वीजा में उन्होंने बताया है। द बुद्धा एंड हिज धम्मा, जाति प्रथा का विनाश, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ये उनकी कुछ महत्वपूर्ण बुक्स के नाम हो गए। तो मित्रों, ऐसे थे बाबा साहब अंबेडकर। तो आप ही सोचिए कि एक व्यक्ति जिनके साथ इतनी सारी असमानताएं जिन्होंने अपने जीवन में देखी, और उन्होंने देखी कि वो जिस वर्ग के हैं, जिस वंचित वर्ग के हैं, उस वंचित वर्ग के लोगों की स्थितियां इस देश में क्या है। और संभवतः इसी कारण उन्होंने देखा कि जब कोई भी दर्शन यहाँ पे, बड़े बड़े महर्षियों के विचार, बड़े बड़े समाज सुधारक यहाँ पे आए, यहाँ पे उन्होंने आंदोलन छेड़ा, लेकिन उनके आंदोलन सिर्फ आंदोलन और सिर्फ विचार बन करके रह गए। लेकिन वास्तविक धरातल में अगर देखा जाए तो कोई भी सुधार इस देश की सामाजिक व्यवस्था में नहीं हुआ। तब उन्होंने कहा कि एक संविधान ही एक ऐसा हथियार है मेरे लिए, मेरी कलम ही एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा मैं इस देश में समानता को स्थापित करूंगा। अब वो समानता, कमजोर वर्ग, कोई भी कमजोर वर्ग हो, सिर्फ ये नहीं कि दलित, हर कमजोर वर्गों की उन्होंने चर्चा की। महिलाएं महिलाएं भी हमारे देश में शोषित कमजोर वर्गों में थी, महिलाओं की समानता की बात, देश के आर्थिक विकास, आर्थिक उन्नति की बात की, बहुत सारी चीजों की स्थापना कराई। तो डॉक्टर साहब का जो योगदान है इस देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से मित्रों, मैं आपको दिन प्रतिदिन बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों के बारे में अलग अलग प्रकार की जानकारियां लाते रहूंगा, और आप एमएसडी लक्ष्य एकेडमी के साथ में बने रहिए। आपको मेरी बातें अगर पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि मेरे जो भी वीडियोज होंगे और आपको दिखाई दें। धन्यवाद मित्रों।